Narendra Modi has been the first Prime Minister in 3 decades, 30 years, to visit Dantewada. Let's cut across to the rally right now where Narendra Modi, the Prime Minister, is speaking. देश हो तो भी एक बात आज उसका प्रमुख काम बन गया है। दुनिया के सुखी देश भी स्किल डेवलपमेंट को महत्व दे रहे हैं। हुनर सिखाने के लिए दुनिया में हर देश में प्रायोरिटी हो गई। छत्तीसगढ़ के अंदर हुनर से शिखर तक पहुंचने का जो अभियान चलाया गया है वो काबिल तारीफ है। और मैंने बालक बालिकाओं को देखा, हाथ में हुनर तो है लेकिन आंख में ओज है, तेज है और बातों में एक अपरंपार विश्वास है। बड़े बड़े अफसर भी सीएम या पीएम से बात करनी है तो कुछ पल तो सेट होने में टाइम लगता है। मैंने देखा कि बच्चे फटाफट बातें करते हैं, कोई झिझक नहीं, उनकी बातों में कोई झिझक नहीं। ये जो कॉन्फिडेंस लेवल है ये जीवन में आगे बढ़ने की बहुत बड़ी अमानत होता है। वो मेरा देख क्या है, स्किल डेवलपमेंट का मिशन लेकर के प्रदेश में हम चल रहे हैं क्योंकि हमारे देश के नौजवानों को रोजगार देना है और रोजगार देना है तो स्किल डेवलपमेंट सर्वाधिक सरल मार्ग होता है। जीवन के हर क्षेत्र में हर नौजवान के हाथ में हुनर हो, जिसके हाथ में हुनर होता है उसको कभी जीवन जीने में या हाथ फैलाने की नौबत नहीं आती है। वो अपने बलबूते पर अपनी शर्तों पर जिंदगी जी सकता है, उसे कभी मजबूर नहीं होना। और उस काम को लाइवलीहुड कॉलेज के माध्यम से रमन सिंह जी ने चरितार्थ किया। देश के अन्य राज्यों के लिए भी ये अपने आप में एक मिसाल बन सकता है। मैं चाहूंगा, मैं भी प्रयास करूंगा कि देश के और राज्य भी आकर के इसको देखें, इस मॉडल को समझे और इसको कैसे लागू किया जा सकता है उसको चर्चा करें। भाइयों बहनों, आपने हमें भारी बहुमत के साथ आपकी सेवा करने का अवसर दिया। छत्तीसगढ़ पूरी ताकत के साथ हमारे पीछे खड़ा है और मैं आपको पूरी ताकत के साथ हमारे पीछे खड़ा है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं जितना आपने दिया है हम ब्याज समेत विकास करके लौटाएंगे। आज तेंदुपत्ता वाले हमारे किसान भाइयों बहनों को बोनस देने का भी मुझे सौभाग्य मिला और उनको भी मैंने पूछा क्या करोगे, हरे से मैंने पूछा और हर एक को पता है कि इन पैसों का उपयोग अपने बच्चों की जिंदगी संवारने के लिए कैसे करना, इसका खाका उनके दिमाग में साफ है। यही तो है हर एक का एस्पिरेशन, उसको पूर्ण करने का हमारा प्रयास है। एक समय था हिंदुस्तान की तरफ दुनिया कैसे देखती थी, ज्यादातर तो देखने के लिए तैयार ही नहीं थी और जो देखते थे वो भी बड़े उपेक्षा के भाव से देखते। दुनिया हिंदुस्तान को पूछने लगी कि नहीं लगी, विश्व के समृद्ध देशों को भी हिंदुस्तान की अहमियत को मानना पड़ा नहीं माना। 125 करोड़ का देश, इसको सर झुका करके जीने की जरूरत है। उस वक्त चला गया, वे 125 करोड़ देशवासी का संकल्प है कि हमारा देश माथा ऊंचा करके आंख में आंख मिला करके सीना तान करके जीने के लिए पैदा हुआ है, झुकने के लिए पैदा नहीं हुआ। सीना तान करके जीने के लिए पैदा हुआ है, झुकने के लिए पैदा नहीं हुआ है। और वो शक्ति
हमारे भीतर पड़ी है, 125 करोड़ देशवासियों के भीतर पड़ी है, उस शक्ति को मैं भली भांति पहचानता हूं, उस सामर्थ्य को मैं भली भांति पहचानता हूं। और विश्व में किसी से बात करता हूं तो अकेला मोदी बात नहीं करता है, 125 करोड़ देशवासी एक साथ आंख मिलाकर के बात करते हैं। और विश्व आज हिंदुस्तान का लोहा मानने लगा है, पूरा विश्व मानने लगा है कि आज दुनिया में तेज गति से आर्थिक विकास करने वाला कोई देश है सारे संसार में, तो देश का नाम है हिंदुस्तान। इतनी तेजी से परिवर्तन आ रहा है, लेकिन लोग होते हैं जिनको जीवन भर लोगों को गरीब रखने में ही आनंद आया, दुखी रखने में ही आनंद आया। अगर उसमें कोई बदलाव आता है तो वो अब दुखी हो रहे हैं। उनकी परेशानी मैं समझ सकता हूं। जो लोग विजय पचा नहीं पाए 60 साल तक, वो पराजय भी नहीं पचा पाए। भाइयों बहनों, जिन्होंने जनता ने नकार दिया है, उनके पास झूठ फैलाने के सिवाय, जनता को भ्रमित करने के सिवाय, जनता को गुमराह करने के सिवाय कोई रास्ता नहीं बचा है। देशवासियों को विश्वास दिलाता, याद कर लीजिए, इन्हीं दिनों को याद कर लीजिए। कालखंड में मैं छत्तीसगढ़ भी आया था पिछले साल। अखबारों में क्या आता था, टीवी में क्या समाचार आते थे एक साल पहले, आज इतने का भ्रष्टाचार हुआ, आज ये घोटाला हुआ, वो घोटाला हुआ, इसने इतना मार लिया, इसने इतना लूट लिया। यही खबरें आती थी कि नहीं आती थी? आती थी कि नहीं आती थी? कोयले के चोरी की चर्चा होती थी कि नहीं होती थी? एक साल हुआ मेरे भाइयों बहनों, एक खबर आई है क्या? क्या ईमानदारी से देश नहीं चलाया जा सकता? क्या चलाया जा सकता है। एक साल के अनुभव से मैं कह सकता हूं, ये देश ईमानदारी से चलाया जा सकता है। चिट्ठी पर्ची से कोयले की खदानें दे देते, आज हमने सार्वजनिक रूप से ऑक्शन किया और वो खजाना राज्य की तिजोरी में दे दिया। हमने कोयले का ऑक्शन का पैसा राज्य की खजाने में आ गया। इतना ही नहीं, जहां पर खनिज निकलता है उस इलाके के जो जिले हैं, और ज्यादातर पूरे देश में आदिवासी क्षेत्र हैं जहां पर खनिज संपदा है, वहां हमने स्पेशल संगठन की रचना की है कि वहां से कुछ हिस्सा वहां के लोगों के कल्याण के लिए खर्च कर दिया जाएगा। पहली बार गरीबों के लिए रुपये तिजोरी से निकालने का काम हो रहा है भाइयों। और मुझे विश्वास है, जिस विकास के रास्ते पर हम चल पड़े हैं, उस रास्ते से देश की समस्याओं का समाधान भी करेंगे, आपकी आशा आकांक्षाओं को परिपूर्ण भी करेंगे, और आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में हम सफल होंगे। इसी एक विश्वास के साथ मैं फिर एक बार बस्तर को, छत्तीसगढ़ को हृदयपूर्वक बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। All right, the Prime Minister just finished speaking at Dantewada in that rally, understandably towing the development agenda where Naxal areas are concerned of the NDA government. Didn't quite say anything about the Naxal policy
of the NDA government, which till now fairly remains on paper, but stating very clearly that the only road ahead to development is if violence is forsaken. Meanwhile, on the sidelines of this visit of the Prime Minister to Dantewada, 6 villagers were abducted by the Maoists in Chhattisgarh Sukma district right ahead of the Prime Minister's visit. The incident happened at Maringa village, which is about 70 kilometers off Dantewada, where Modi is scheduled to address a public gathering, which he just finished addressing that public gathering. Earlier on, speaking to Headlines Today, IGP Bastar said that the incident had nothing to do with the Prime Minister's visit. Listen in. If villagers are picked up either by the police or by the Maoists, the villagers of the neighboring villages, they gather and they go to either the police station or to the Maoists to negotiate and secure their release. There's a lot of jubilation in the air. The last time a Prime Minister visited Dantewada was in 1985. Mr. Rajiv Gandhi was the last Prime Minister who visited Dantewada. So after a long gap of 30 years, some Prime Minister is visiting Dantewada. So people are very ecstatic. To prevent this, Maoists and some political parties, they are trying their level best to see that the villagers do not go. It was not possible for them. There is a huge gathering spilling all over Dantewada to welcome the Prime Minister. All right. The Prime Minister there just finished his rally at Dantewada. Massive security arrangements there. In terms of speech, it did seem that Narendra Modi played very safe, towing the pro-development agenda for Naxals affected area in the country. On the other hand, refusing to state or say anything when it came down to the Naxal policy of the current government. Went on to suggest that one needs to give up violence if you have to embrace development. Well, Narendra Modi today from Chhattisgarh, it's the first time a Prime Minister has visited Dantewada area in 30 years, 3 decades. The last Prime Minister to have ever visited Dantewada was Rajiv Gandhi, and today it is Narendra Modi. From here on, Narendra Modi would of course be making a trip to West Bengal. That again would be a first after he assumed the post of Prime Minister. Key announcements that Narendra Modi made today. Earlier on, before this rally, he went ahead to a school where he addressed students. All right, let's get in a... All right, Rajnath Singh, the Home Minister, addressing the media on what has been taking place alongside this visit of the Prime Minister, where there was word that many labourers were abducted from Sukma district. Let's listen. किसान परिवार की मां की कोख से पैदा हुआ हूं, पर इस हकीकत को मैं जानता हूं। 2 रुपये किलो का जो आलू है, उसका 50, 75, 100 रुपये किलो ये जो है चीज बिकता है। इतना ही कहा था और मैंने कहा था तथ्यों की जानकारी आपको दे देंगे। मैंने तुरंत फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री से जानकारी हासिल की और उसी दिन उनको मैंने भिजवा दिया। Let's cut across directly to Dantewada. My colleague Jugal Purohit is there. He just attended that rally of the Prime Minister. Jugal, you know, it was important to note on what the Prime Minister said. Was he going to talk about the Naxal policy of the current government? What did he have to say? He was the first Prime Minister who has visited Dantewada after Rajiv Gandhi in 3 decades now. But when you look at and analyze that speech of the Prime Minister in Dantewada, he played fairly safe toward the pro-development agenda of the government. 15 साल की नहीं है, 50 वर्षों की समस्या, लेकिन समस्या से भी देश को निजात दिलाने के लिए अधिकतम जो भी प्रयत्न है वो किया जा रहा है और इस देश को निजात मिलेगी। लेकिन जो लोग अगवा किए गए हैं उनकी बात करें, फोर्स लगी है ना, फोर्स है। सर, एक लखनऊ को लेकर सवाल है। लखनऊ में मेट्रो का काम चल रहा है, 1 साल हो गया। पीआईबी क्लियरेंस केंद्र सरकार ने रोक रखी है, 1 साल से रुका हुआ। इस पे बहुत सारी लोगों ने खबरें की, लेकिन अभी तक क्लियरेंस नहीं हुआ, जिसकी वजह से त्रिपाठी जी, यहाँ तो क्लियरेंस मिल गई है मेट्रो। पीआईबी सर अर्बन से मिल गई है, अर्बन ने फॉरवर्ड कर दिया और पीआईबी इस महीने होनी है सर। अच्छा, अर्बन मिनिस्ट्री ने हमारे फॉरवर्ड कर दिया है उसको।
और पीआईबी के क्लियरेंस बता रहे हैं कि समझौता जल्दी मिलने वाली है। ये सर, ये जो आप रिंग रोड की बात कर रहे हैं, ये कितने साल में प्रपोजल, ये प्रोजेक्ट आपका जमीन पे उतर जाएगा? आप एक सड़क बनती है उससे अनुमान लगा लीजिए आप। एक बड़ा प्रोजेक्ट है इसके, तो जो आपने शहीद पथ आप ही ने शुरू किया था, इसको 12 साल लगे थे। All right, let me cut across to Jugal Purohit, my colleague who's in Dantewada reporting on this developing story. Jugal, you know, it was important to hang on to what the Prime Minister was saying at Dantewada. He's been the first Prime Minister to visit Dantewada in 30 years. The last one was Rajiv Gandhi. But it is interesting to note that Narendra Modi played it very safe, did not talk about the Naxal policy of the government, towed the pro-development Naxal in Naxal area agenda of the BJP and the government. That's right, Preeti. I was saying that it was a very well-rounded speech. There was promise, there was development, there was employment, you know, better days, achhe din as he calls it. But what was missing was any clear-cut articulation of the road ahead. There was a lot of expectation that perhaps a draft anti-Naxal policy that has been in the works in the Home Ministry for a very long time would perhaps find some kind of an outline, some kind of a public articulation today. That did not happen. He's basically said that Raman Singh, the Chhattisgarh CM, has paved the way for ending and containing this insurgency, and that's the road ahead. These were his precise words when dealing with the topic of Maoist insurgency. Now we do know that in the state of Chhattisgarh, a surrender policy has been in place. They've revised the estimates, the awards which surrendered Maoists get. But the fact is that Raman Singh is a third-term chief minister, and the violence levels are simply peaking. This year itself, almost 200 cases of Naxal violence have been filed already from January 1 till now. 51 people have lost their lives. Several attacks have taken place. There is absolutely no, sign of the violence. All right, we seem to be having a problem with that audio line with Jugal. We're going to try and reconnect with